सो मेन हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो ये कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आ रही है अभी बताओ। अभी बताओ, पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिसंबर क्रॉस हो जाएगा ना, तुम पे भी प्रेशर पड़ जाएगा पढ़ने का और मुझ पे भी प्रेशर पड़ जाएगा तुम्हारे सिलेबस का। राइट आंचल, गुड इवनिंग। ठीक है, तब थोड़ी टेंशन मुझे भी होने लग जाएगी कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा। भाई तुम्हारे रिजल्ट पे तो मेरी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है ना। कोई कैसे मानेगा कि मुझे टीचिंग आती है अनटिल अनलेस तुम रिजल्ट लेकर आओ। तो तुम्हारे रिजल्ट बेसिकली मेरी परफॉर्मेंस बताता है, तो वो प्रेशर मुझ पे भी आएगा, है ना। तो हम सब पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। इसलिए अभी हमारे पास टाइम है चीज़ों को समझने का और उससे इम्प्रूव करने का। तो इसलिए अगर तुमको छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो तुम बताओ ताकि हम उसकी कोई सॉल्यूशन निकाल पाए। पर वो जब तक बताओगे नहीं, कभी सॉल्यूशन आएगा नहीं। और दिसंबर के बाद एक टाइम आएगा जब हम इतनी बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तब हम सब पे प्रेशर होगा ज़्यादा चीज़ों का। तो मेक श्योर कि अभी जब फ्री टाइम है एक तरह से हमारे पास, तो हम ऐसी चीज़ों को रिजॉल्व कर ले। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम होती है। राइट। जैसे मैं पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मैं वहीं स्टक हो जाती हूँ। फिर मैं अगर फ़ोन खोलूँ उसको गूगल करने लग जाऊँ, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं गूगल करते करते कहाँ पहुँच गई। बोल रहा है कोई कुछ? तो मेरी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला कि जब मुझे पढ़ना है सिंसियरली तो मैं कुछ नहीं करती, मैं फ़ोन को साइड रख देती हूँ। जो मुझे समझ नहीं आता मैं सेंटेंस पढ़ के कोशिश करती हूँ उस वर्ड का मतलब समझ आ जाए, और तब भी नहीं आता तो मैं उसको फोल्ड करके रख देती हूँ, बाद में करूँगी। लेकिन मैं फ़ोन को नहीं छूती क्योंकि मुझे पता है मेरा कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। राइट। हाँ निश बोलो। मैम जैसे रिवाइज रिवाइज करने के बाद में एमसीक्यू मतलब कब लगानी चाहिए, जैसे पीपीआईक्यू जो होंगे पीवाईक्यू रिवाइज के बाद? देखो, पहले मुझे बताओ तुम्हारे पास ऐसी कोई बुक है जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है? चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है? यस मैम। अगर तो तेरे पास वो बुक है तो बस तेरा जैसे टॉपिक खत्म हुआ, फिर जब तेरा टॉपिक खत्म हुआ उसको बुक को बंद कर और उसको रिकॉल कर कि तुझे रिकॉल हो रहा है या नहीं। ठीक है, फिर छोड़ दे उसको। उसको छोड़ दे। उसके कम से कम नहीं तो हो सके तो नेक्स्ट डे उसके पी बाई क्यू लगा। क्योंकि अगर उसी टाइम पी वाई क्यू लगाएगा ना, कुछ चीज़ें तो ऐसी सही हो जाएंगी लेकिन वो तुझको याद नहीं होगी। तो हो सके जब भी तुम किसी चीज़ को स्टडी करते हो ना, स्टडी करने के बाद तुम्हें एक बार स्लीप करना है, एक बार सोना है। अब चाहे तुम 10 मिनट के लिए सो, चाहे तुम पूरी रात के लिए सो, मैं सजेस्ट करती हूँ रात के लिए सो। रात में सोने से तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है, तभी तुम्हें कोई चीज़ याद होती है। तो स्लीप करो, उसके बाद नेक्स्ट डे पी वाई क्यू लगाओ। या मैंने आज सुबह पढ़ लिया था, दोपहर में मैं सो गई थी, तो मैं शाम को पीवाई क्यू लगा सकती हूँ। तो ट्राई करना अनीश कि बीच में सोना है, क्योंकि जब तुम सोओगे ना तभी तुमको पता चलेगा कि तुमको एक्चुअल में क्या याद है, फिर पीवाई क्यू लगाना। एकदम से पढ़ के ना साथ में पीवाई क्यू नहीं लगाने चाहिए। इसलिए मैं तुमसे भी आज पढ़ाती हूँ, कल मैं आज के टॉपिक के पीवाई क्यू लगाती हूँ, क्योंकि तुम एक रात सो कर आए होते हो, तो तुमको भी और मुझको भी पता चलता है तुम्हें कितना याद है। समझे? यस मैम। ठीक है। तो ट्राई करना कि स्टडी स्लीप देन पीवाई क्यू लगाओ। ओके, चलो आ जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। छोटू से है, प्रीवियस ईयर है। रेडी? जो मैम। रेडी ये रेडी। मैम। ओके। ओके। और जो बच्चे को मैंने कॉल किया था वो मेरे ग्रुप में है व्हाट्सएप वाले में, उनसे शायद बात नहीं हो पाई है, 3-4 बच्चों से। तो यार अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देना, फिर वहाँ पे हम कल मीटिंग करेंगे 5 बजे, फिर डिस्कस करेंगे क्या करना है। ओके, चलो। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई विल गिव यू 3 seconds। स्टॉप। सिर्फ गुरप्रीत और अनीश का आंसर माना जाएगा, फिर बाकियों का आंसर नहीं आया। मिस गुड कर दिया इवनिंग तुमने। मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? फाइन मैम। फाइन हो तो लेट क्यों हो गई? फाइन लगाऊं तुमको? सॉरी जल्दी मैम। आ जाइए, क्वेश्चन मिस हो गया तेरा। चलो। गुड इवनिंग फ्रॉम द मैम। गुड इवनिंग। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एस एल मिलर प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन क्लोज वेसल। तो देखो मैंने कहा था कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है मिलर एक्सपेरिमेंट में, तो कॉम्पोजिशन पूछ रहा है कौन सी सही है। तो पहले बताओ टेम्परेचर कितना लिया था उसने? 800। 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस, तो ये 600 वाला तो होगा नहीं। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। अब वन और सेकंड में से आंसर है। ठीक है, वाटर वेपर उसने लिए थे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सॉरी बेटा, अब आंसर नहीं लिया जाएगा। मैम आपने कॉल किया था। हाँ शालिनी, बाद में बात करूंगी तुमसे अब। ओके, अब बताओ कौन सी गैस ली थी उसने? कौन सी 3 गैसेस ली थी CH4 मैम CH4H2NH3। H2NH3 in water. यस, सो आंसर वुड बी 1, क्योंकि उसने CH4 और NH3 लिया था। तो उसने CH3, इसलिए सेकंड वाला इनकरेक्ट। तो इसका आंसर है सेकंड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे। रेडी? ये मैम। ओके।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं 30 सेकंड्स दूंगी इस क्वेश्चन के लिए लंबा है। कम ऑन, आंसर नहीं आ रहे? ओके अब आया। गुड इवनिंग मैम, वो भी भेजेगा। शालिनी, ओके शालिनी गुड। ओके कृतिका का आ गया। ओके ऑलराइट स्टॉप भाई। ये क्या बात होगी, तुमने कैसे आंसर बहुत कम कम से दे दिए? ये क्या हुआ? स्क्रीन दिखाई दे रही है? No, No, ma'am. No, ma'am. अब दिख रही है? No, ma'am. No, ma'am. जस्ट अ सेकेंड। अब दिख रही है? No, ma'am. ओके प्रोसेस अब नहीं दिख रही अब है दिख रही है। ओके 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 ओके। सो आंसर आ गया मेरे पास। ओके ऑलराइट शालिनी, कुलदीप, मीनाक्षी, कृतिका, अनीश एंड नेहा। ओ नेहा ने बोला गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नेहा। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? जब मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ कराया था तो मैंने कहा था ना सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन नीट में आ रखा है, इसलिए मैंने सीक्वेंस इंपॉर्टेंट बोला था। ओके तो कह रहे हैं ये प्रोसेस उन्होंने दिए, इसकी सीक्वेंस तुमको बतानी है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सी सीक्वेंस आएगी। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन सबसे प्रिमिटिव टाइप के स्ट्रक्चर्स थे जिनसे सेल का ओरिजिनेट हुआ था, याद है? कोई सर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर बने थे। फिर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, फिर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर। मोनोमर और पॉलीमर में कौन सा बड़ा होता है? पॉलीमर। पॉलीमर। हाँ मोनोमर सिंगल यूनिट होती है, उनसे पॉलीमर बनते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल, राइट? तो मुझे बताओ इसमें से सबसे लास्ट में कौन सा स्टेप डालूं? डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल। अगर प्रोटोबायोन्स हैं तब भी वो डीएनए लेवल तक तो नहीं पहुंचाता, अभी तो कोइसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर जैसे सेल लाइक स्ट्रक्चर बन रहे थे। ऑर्गेनिक मोनोमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ये स्ट्रक्चर्स भी पहले बने हैं, उसके बाद डीएनए तो बहुत बाद में आया ना आरएनए के। तो डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम जो है फोर्थ, वो एंड में आना चाहिए, ठीक है? अगर मैं इसी पॉइंट को कंसीडर करूँ ना तो डी ऑप्शन तो ऐसे इनकरेक्ट हो गया, डी तो हो नहीं सकता। अच्छा अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स। बेटा प्रोटोबायोन्स कैसे बनते हैं? प्रोटोबायोन्स किससे बने थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पानी से, करेक्ट? ये मैम। ऐसे वाले स्ट्रक्चर से, या फिर हमने लिखा था सीधा प्रोटीन या पानी से, राइट? ये लिखा था। तो बेटा Yes, ma'am. प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे मोनोमर से बनते हैं ना, प्रोटीन भी तो छोटे छोटे अमीनो एसिड से बनते हैं। तो प्रोटोबायोन्स तो एडवांस स्ट्रक्चर है, उससे पहले सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर होगा। तो सेकंड स्टेप शुड बी द फर्स्ट वन। सो आंसर हो गया वैसे ही सी। पहले बनेगा मोनोमर, ठीक है, फिर मोनोमर से पॉलीमर की चेन बनेगी। जब ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ना, फिर ये जाके एक दूसरे के आसपास एग्रीगेट होने लग जाएगा, जो प्रोटोबायोन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। और उसके बाद उस प्रोटोबायोन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए जैसे स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सो आंसर वुड बी सी। ओके ये लो मैम। नहीं आपकी वॉइस नहीं है बीच में। नहीं करूं? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी? ये लो मैम। ओके स्टार्ट। अरे व्हाट गुड। अब आ रही है गुरप्रीत? बेटा ओके am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What happened? Okay okay I don't know what happened. थोड़ी देर में कैमरा ऑन करते थे। ये क्वेश्चन कर लो 20 seconds।
All right. Okay. All right. Stop. 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 ओके ओके, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है इसका आंसर भी। चलो करवाऊं? Yo-yo, ma'am. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये दो स्टेटमेंट है, ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट ढूंढना है, तो जब भी ये टर्म हो ना इसको हमेशा अंडरलाइन करना है, राइट? तो करेक्ट ढूंढना हमें। तो पहली स्टेटमेंट है द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन प्रीज्यूमली एनारोबिक। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नॉन ग्रीन टाइप के स्ट्रक्चर्स थे, ये स्टेटमेंट सही है? याद करो, प्रोटोबायोन्ट्स के बाद जो मैंने सबसे पहले सेल्स पढ़ाए थे वो कैसे थे? ऑटोट्रॉफिक थे, हेट्रोट्रॉफिक थे? Tropic. हेट्रोट्रॉफिक थे। हाँ, और ग्रीन Heterotrophic. कैसे होंगे वो? उसके अंदर तो हाँ, उनके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट अभी आया ही नहीं, राइट? तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। फिर द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉफिक दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। इज इट ट्रू कि पहले जो ऑटोट्रॉफ थे वो केमिकल ऑटोट्रॉफ थे, फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं थे, और उन्होंने कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करी थी? क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा ये भी तो सही है, तो ऑप्शन वुड बी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सी कैसे होगा? बी फॉल्स नहीं है। पहले जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ना, ध्यान से सुनो वो क्या कह रहे हैं, वो फ्लो चार्ट याद करो। प्रोटोबायोन्ट्स, फिर प्रोक्रियोटिक सेल आता है, ठीक है? वो कैसा होता था? कीमो ऑटोट्रॉफिक, एनारोबिक। तो वही तो वो कह रहा है, वो फ्लो चार्ट याद करना जिन्होंने सी आंसर दिया है। ओके, सो आंसर वुड बी ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ओ सॉरी, कम ऑन, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। आंसर नहीं है अभी तक, कम ऑन, कर सकते हो भाई। इनकरेक्ट बोल रहा है, ध्यान रखना। 15 seconds left. Okay, Anchal is there. Very good answer. Very good, Kritika. नहीं, ओ कंफ्यूज हो गए। ओके ओके, स्टॉप। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बाय द वे आंसर्स वैसे यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, तो बाद में तुम लोग उसको चेक भी कर सकते हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन है ये? मैं अमित, इतना लेट? शर्म नहीं आती तुमको? सुनो, which of the following is incorrect about the characteristic of protobions? प्रोटोबायोन के characteristic के लिए कौन सा incorrect statement है? Coicervariant microsphere as envisaged in the abiogenic origin of life, right? So हमें incorrect statement लिखनी है। देखो, they are partially isolated from the surrounding। अगर तुमको याद है पानी था ऐसा, तो ये जो मॉलिक्यूल थे माइक्रोस्फेयर एंड कोइसरवेट्स, बेसिकली प्रोटोबायोन्ट्स, ये सारे मीडियम से थोड़ा अलग होके एग्रीगेट हो जाते थे, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं होगी, दे आर पार्शली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। समझ आई बात? Yes, ma'am. ठीक है। दे कुड मेंटेन एन इंटरनल इन्वायरमेंट, हम अज्यूम करते हैं कि वो, उनकी में ये क्षमता थी कि वो अंदर का इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाए, तभी तो वो आगे डेवलप होके प्रोक्रियोटिक बने। ऐसा नहीं है वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे थे, पर कुछ तो वो मेंटेन कर पा रहे थे अपने अंदर का स्ट्रक्चर, तभी वो और ज़्यादा डेवलप हुए। तो हम मानते कि हाँ, वो अपने अंदर का मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोल कर पा रहे थे। दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोड्यूस की कैपेबिलिटी उनमें नहीं थी, ठीक है? सो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी। अब हमने कभी इसकी बात नहीं करी थी जब हमने लेक्चर किया, तो इस बात को कहीं नोट कर लेना कि जो प्रोटोबायोन्स है बेसिकली कोइसरफेयर एंड माइक्रोस्फेयर, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं थी। ये बहुत एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ही तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो पूरे एनवायरनमेंट से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अपनी तरफ अलग कर लिया था ना, तो उनमें ये कैपेबिलिटी थी। सो आंसर वुड बी सी। इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं थी, इसलिए मैक्सिमम बच्चों का गलत हो गया क्वेश्चन, बट इसे नोट कर लेना। ओके ओके, चलो चलूँ आगे। वैसे मैं बोल के आगे चल गई हूँ। अच्छा, हम क्या कर रहे थे?
इवोल्यूशन में क्या कर रहे थे यार? इतने लो से मत रहो, वैसे ही चैप्टर इवोल्यूशन है, नींद नहीं आ जाइए मुझे। क्या कर रहे थे भाई बताओ? Evidences Evidences of evolution. एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कर रहे थे, राइट? और उन एविडेंसेस के अंदर हम लोगों ने काफी सारे कर लिए थे। ये जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये ट्राई किया तुम लोगों ने? रिवीजन चार्ट स्टार्ट किया फॉलो करना? आज से स्टार्ट था ये 13 अक्टूबर। हाँ तो बेटा जवाब तो दो क्लास में। क्या बात हो गई आज, इतनी शांति क्यों है? अमित, अंजलि, गौरव, हेमराज, मीनाक्षी, मुस्कान, नंदिनी, क्या हो गया? हाँ भाई बोलो। तो जो भी प्रॉब्लम है बताना। ओके, इन पॉइंट्स में से हमसे कौन कौन से पॉइंट कर चुके हैं बताओ भाई, कोई मुझे याद नहीं, बताओ। हम होमोलोगस सॉल्व कर चुके हैं। हम 4 और? तक कर लिया। हम अच्छा, दूसरा 4 तक तीसरा कर चौथा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी पढ़ लिया है। ओके, आज हमने चलना है एटोविज्म तक, है ना? नो चलो मैम। आ जाओ, ये तो बहुत इजी वाला है। ये कहाँ है एटोविज्म? यस। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचर अलाउ करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को कि भाई तू रज के ग्रो कर ले, जितना रिप्रोड्यूस करना कर ले, जितने रिसोर्सेज है मैनेज कर ले। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होगा हिंदी में? आर्टिफिशियल किसको कहते हैं? जो मैम मैन मेड या मैम खुद हाँ, इंसान करे। ह्यूमन 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 ह्यूमन। ह्यूमन का, हाँ, इंटरफेरेंस ह्यूमन। यस, ह्यूमन इंटरफेयर करे। जैसे हम मानते हैं कि वाइल्ड कैबिज था, ठीक है? वाइल्ड कैबिज था, फिर वाइल्ड कैबिज के जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके ब्रोकली बनी, ठीक है? फिर उसके साथ और छेड़छाड़ करके केल बना, ठीक है? तो कैबिज की हमने, वाइल्ड कैबिज था उसके साथ छेड़छाड़ कर करके डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप हमने बना दिया जो ह्यूमन के यूज के हैं। तो इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि हमने नई स्पीशीज को कितनी जल्दी जन्म दे दिया जिसको नेचर को बनाने में कितने मिलियन साल लग गए हैं, ठीक है? तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो। ओके, गॉट इट? ओके, लेट्स गो। एटोविज्म पे जनरली स्कूल में वाइवा में पूछा जाता है। ओके, नीट में मैच द फॉलोइंग में कोई ऑप्शन आ सकता है, पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर तो नहीं आने का। तो एटोविज्म क्या होता है? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रीअपियर इन करंट जनरेशन। जैसे कि अभी कोई ह्यूमन पैदा हो रहा है, लेकिन कोई ह्यूमन पूंछ के साथ पैदा हो जाए, ठीक है? अगर कोई ह्यूमन पूंछ के साथ पैदा हो रहा है या ऐसे किसी फीचर के साथ पैदा हो रहा है, जैसे पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल है, ठीक है? जो पहले अर्ली मैन होते थे, हम ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि उनकी पूरी बॉडी पे बाल होते थे। एक तो वो कपड़े नहीं पहनते थे, तो इन्वायरमेंट ठंडा गर्म होता था, उससे बचने के लिए पूरी बॉडी पे बाल होते थे, इंसुलेशन का काम करते थे वो, प्रोटेक्ट करने का। अब वो फीचर हमें नहीं आता, हमारी बॉडी पे इतने बाल नहीं होते, लेकिन कोई पैदा हो जिसकी पूरी बॉडी पे बहुत बाल हो, तो हम कहेंगे कि इसके साथ क्या हुआ है? इसके साथ हुआ है एटोविज्म, कि जो एंसेस्टर के कैरेक्टर थे वो इसके अंदर दोबारा से आ गए, सडनली आ गए, म्यूटेशन की वजह से आ जाते हैं। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं होता, तो जनरली लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा टेल के साथ पैदा हुआ है तो उसे सर्जरी करके रिमूव कर देंगे, ठीक है? तो एंसेस्टर कैरेक्टर का रीअपियर हो जाना इज एटोविज्म। गॉट इट? ओके, इसे नोट कर लो डेफिनेशन। एटोविज्म और एक और टर्म है, उसके बीच में कंफ्यूजन होती है, तो नेक्स्ट हम वही वाली टर्म करेंगे। डन? डन मैम। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन। एटोविज्म और वेस्टिजियल ऑर्गन के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखना कि तुमने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब, वेस्टिजियल मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब ऐसी चीजें जो अगर नहीं भी, देखो वेस्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसी चीजें, ऐसे स्ट्रक्चर कि अगर मेरी बॉडी में नहीं भी होते ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है? उनको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं जनरली। तो स्ट्रक्चर वो सेल भी हो सकता है, वो कोई टिश्यू भी हो सकता है, वो ऑर्गन भी हो सकता है इन द बॉडी दैट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी बट आर स्टिल प्रेजेंट, और दे नो मोर फंक्शन द वे दे यूज टू फंक्शन इन आवर एंसेस्टर। मतलब एंसेस्टर में वो फीचर था, वहां पर वो काम का था, अब वो हमारे अंदर भी दिख रहा है पर हमारे अंदर किसी काम का नहीं है, बट स्टिल दिख रहा है, तो उसे मैं कहूंगी वेस्टिजियल ऑर्गन। एंसेस्टर से अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, वो वेस्टिजियल है। एंसेस्टर में था, गायब हो गया, सडनली हमारी जनरेशन में किसी में देखा गया, एक दो इंडिविजुअल में, तो वो वाला फीचर होगा हमारा एटोविज्म, ठीक है? तो एटोविज्म का मतलब है एंसेस्टर, एंसेस्टर के पास कोई फीचर, फिर वो होगा गायब, एक्सटिंक्ट, फिर होगा रीअपियर। ओके, किसी एक दो इंडिविजुअल में, तो वो होगा एटोविज्म।
लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है एंसेस्टर में था एंड एक्टिव था वो फीचर, किसी काम का था तभी उसके अंदर एग्जिस्ट करता था। अब वो है करंट जनरेशन में और सबके पास है, ठीक है, सिर्फ एक दो में नहीं आ रहा, सबके पास है, करंट जनरेशन में है, नॉट फंक्शनल द वे दे यूज टू बी, द वे इट यूज टू बी। हो सकता है थोड़ा बहुत फंक्शन करता हो पर वैसा नहीं करता जैसे एंसेस्टर में करता था, उसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, आइस के यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है ना, तो इट इज बिलीव कि जब पानी के अंदर रहते थे तो पानी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना उनके पास दो आईलिड्स तो होती है और एक तीसरी आईलिड होती है, तो ये ना पानी को आंखों में घुसने से रोकती है। अब हमारे तो किसी काम की नहीं है, तो वो मेम्ब्रेन एकदम कोने में इकट्ठी हो गया आइस के पास, पर अभी भी एग्जिस्ट करती है, खत्म नहीं हुई है, तो उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कह देते हैं। ओके, गॉट इट? यो मैम। मैम मैम इसके एग्जांपल वर्म फॉर्म में अपेंडिक्स भी है ना एक। हाँ हाँ बिल्कुल, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स भी है, वेरी गुड। ओके, लिख लिया? नो मैम। नो बोला या यो बोला है? मैम नो। ओके, लिख ले फिर। तो वेस्टिजियल ऑर्गन और ये एटाविज्म में ना कंफ्यूजन बहुत आती है, हो जाती है, तो याद रखना, वेस्टिजियल से वेस्ट याद रखना और उससे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स याद रख लेना कि आदि मानव में भी था और हम में भी है। डन मैम। एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ओके, एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो और फ्री टाइम में इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे। यो मैम। ओके, अब अडेप्टिव रेडिएशन, इस पे नीट का क्वेश्चन आया लास्ट टाइम। ओके, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अडेप्ट करके रेडिएट हो जाना डिफरेंट एनवायरनमेंट में, उसको कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन बताए किस पे आया है? एग्जाम्पल पे। तो अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी देती है वो तुम्हें बहुत दिल से याद करने हैं, एंड दैट इज डार्विन फिंचेस, मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेसेंटल यूथेरियन मैमल्स। अभी बताती हूँ क्या होते हैं, तो तुमको ये तीन याद रखने हैं अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल, ठीक है? पहले तो इसको लिख लो, मेरे पॉइंट आओ, मैं तब तक घूमती हूँ बाहर का। लिख लो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अडेप्टिव रेडिएशन। वो सब या नहीं, सो तो नहीं गए? मैं नो मैम। नो मैम। सो गए तो बता देना, एवोल्यूशन है। सो सकते हो। मैं ब्लेम भी नहीं कर पाऊंगी, टू मच थ्योरी ना, दैट्स व्हाई। ह्यूमन इवोल्यूशन में ज्यादा मजा आता है, तो कि वहां पे स्केलेटन देखने को मिलता है तो वो फन हो जाता है। लेकिन ये वाली जो कल का और आज का लेक्चर है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। चलो पढ़ाऊँ अब? यो मैम। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, नई स्पीशीज का बनना किसी सिंगल पेरेंट से, मतलब ये थे कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, सर्कल देखना, कॉमन एंसेस्टर, और इससे किसी नई स्पीशी ने जन्म दिया, ये सब रेडिएट हो गए कॉमन एंसेस्टर से, अलग अलग इन्वायरमेंट में चले गए और इतने ज्यादा चेंज हो गए कि अब ये न्यू स्पीशीज बन गई, ठीक है? तो मैं ऐसे कहूंगी अडेप्टिव रेडिएशन, कि इन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट को अडेप्ट करा और वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे। जब दूसरी डायरेक्शन में चले गए, किसी और आइलैंड पे जाके रहने लग गए, तो उन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिया और वैसे मॉडिफाई हो गई, तो उसको कहोंगे अडेप्टिव रेडिएशन। जैसे डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस में क्या था, पहले एक सीड ईटिंग फिंच थी, ठीक है, एक सीड ईटिंग ब्लैक कलर की डक थी। फिर क्या हुआ, जैसे तुम्हें बताया ना, गैलोपेगस आइलैंड, धीरे धीरे वो आइलैंड टूट के धीरे धीरे इधर उधर जाने लग गया, मतलब एक बड़ा आइलैंड था वो टूट टूट के छोटे आइलैंड बन गए। तो वो जब छोटे छोटे आइलैंड बने, वहां पर जो भी फिंच रह गई, मानो इस आइलैंड पे एक फिंच रहेगी और इस फिंच के पास ऑप्शन है कैक्टस खाने का, ठीक है? तो इसने अपने आप को, अपनी बीक को ऐसे अडेप्ट कर लिया कि अब ये कैक्टस के बीच खा सकती है, ठीक है? तो इसको मैं कहूंगी कि इस डार्विन फिंच ने शो करी मुझे अडेप्टिव रेडिएशन, कि इसने ऐसे अडेप्टेशन कर दी जब ये रेडिएट हो गई थी डिफरेंट एनवायरनमेंट में। ओके, तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है, अडेप्टिव रेडिएशन स्टार्ट फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे थे, एक ही एरिया में सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, पर अब डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए थे। इस पिक्चर को देख के और कुछ याद आ रहा है? ऐसे कोई फिनोमेना हमने पहले भी किया था?
डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ना। तो फर्क क्या है एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में? देखो, एक होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एक होती है अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तुम्हें बहुत डेफिनेशंस मिलेगी इसकी, लेकिन जो नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है पहले तो वो लिख लेते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है लिम्स, 4 लिम्स। ओके सॉरी सॉरी, इसको मिटा देती हूँ। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। याद है तुमको बैट्स, ह्यूमन, चीता वाला एग्जाम्पल क्या था? वो एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, पूछा जा सकता है। ओके, और अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है हमारे पास कौन सा? एक डार्विन फिंचेस जो भी पीछे लिखा है, और जो पीछे एग्जाम्पल लिखे है ना वो यहाँ लिख लो। पहले तो ये लिखो, ऐसे ऐसे लिखो, इसके बाद मैं फर्क बताती हूँ। लिखा? यो मैम। ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है अगर मैं बात करूँ? दोनों, अरे कैसे आ रहा है, हाँ, दोनों फीचर में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलर क्या है इसमें? दोनों में सेंटर में हमने सर्कल बनाया था गोलू सा, इसको हमने बोला था क्या? कॉमन एंसेस्टर ना। तो दोनों केसेस में कॉमन एंसेस्टर होते हैं, यहाँ पे भी कॉमन एंसेस्टर है जिससे न्यू स्पीशीज का जन्म हो रहा है, ऐसे ही बनाया था। करेक्ट, तो ये इनमें सिमिलैरिटी है कि प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये लिख लो सिमिलैरिटी, लिखो प्रेजेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। राइट, तो डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस पे क्वेश्चन बनता है, और डिफरेंस समझना भी जरूरी है। देखो डिफरेंस में ये है कि अडेप्टिव रेडिएशन लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बड़ा फिनोमेना, बिग फिनोमेना। ठीक है, एज कंपेयर टू अडेप्टिव रेडिएशन, स्मॉलर फिनोमेना। अगर मैं कहूँ डार्विन फिंचेस, ठीक है, तो यहाँ पर जो सीड ईटिंग डार्विन फिंच है, लेट्स से मैं सेंटर में बना रही हूँ सीड ईटिंग। ओके, ये एंसेस्टर थी, सीड ईटिंग है ये। अब ये क्या है? ये कैक्टस खा रही है। ठीक है, और ये क्या है? ये खा रही है हमारे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे। लेकिन बेटा जो कैक्टस खा रही है और जो इंसेक्ट खा रही है ना, उसमें फिजिकल फीचर तो डिफरेंट है उनकी बीक का, लेकिन ये अभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन इंटरब्रीड। ठीक है, तो जब एडेप्टिव रेडिएशन होती है ना, जो न्यू स्पीशीज बनी है, अगर पॉसिबिलिटी हो ना मैं उनको सेम ग्रुप में रख दूं, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रख दूं, तो वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होने के बाद जो नई स्पीशीज बनी है ना, ए एंड बी, वो कभी इंटरब्रीड नहीं करती, नेवर इंटरब्रीड, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। बात समझ आई? ये मैम। मैम। लिख लो फिर इसको। देखो ना, यहाँ पर एक जगह मैंने लिख दिया बैट, दूसरी जगह मैंने लिख दिया ह्यूमन। इंटरब्रीडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, पूरी बॉडी अब चेंज हो चुकी है। तो बिल्कुल नई स्पीशी का जन्म होता है जो इंटरब्रीड नहीं करती, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अडेप्टिव रेडिएशन में नई स्पीशी बन रही है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं हुई है। अडेप्टिव रेडिएशन जब कंटिन्यू रहेगी और ये स्पीशी एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेगी सालों तक, तब इट कैन लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सबसे बड़ी है, उससे छोटी है अडेप्टिव रेडिएशन। ओके, समझ आया कि नहीं? ये मैम। यो मैम। लिख ले बेटा फिर। क्या हो गया, मम्मी पापा ने मारा पीटा है क्या तुमको? इतने इतने क्यों शांत हो? अगर तुम इस क्लास में इतने शांत हो, अगली तक तो तुम ऐसे डेड हो जाओगे। क्या हो गया? हम नोट कर रहे हैं। तो मन करेगा, माना हंसता हुआ रोट नहीं करेगा, लेकिन स्टिल इतना सैड से क्यों आज? नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना तो बता दो, गाने गा लेते हैं, अंताक्षरी खेल लेते हमें हैं। पढ़ना है। क्या? किसने हाथ खड़े कर? हाँ हिमांशु बोलो। हाँ हिमांशु बोलो, हाथ खड़ा किया है तो।
हिमांशु आप ऑडिबल नहीं हो। मैम एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके श्योर। इतना लिख लिया सबने? बेटा ऐसे सर्कल बना बड़ा सा, ठीक है, इसको बोल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अरे हाथ तो नीचे कर ले, समझा रही हूँ भाई। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। और बीच में छोटू सर्कल बना, इसको लिख दे अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो अडेप्टिव रेडिएशन कंटिन्यू रहेगी तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में चेंज हो सकती है, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद अडेप्टिव रेडिएशन क्या है कि ये सेंटर था, यहाँ पे सीड ईटिंग फिंच थी, सीड ईटिंग ब्लैक डक थी, ठीक है। दूसरे गैलोपेगस, मतलब एक बड़ा सा आइलैंड था ना, वो टूट गया छोटे छोटे आइलैंड्स में। तो ये जो सीड ईटिंग फिंच थी, इससे बहुत सारी नई फिंचेस बन गई, ठीक है। ये वाली है जो कैक्टस खा रही है, ये वाली है जो इंसेक्ट्स खा रही है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट खा रही है, यानी कि इसका बीक डिफरेंट है। बीक इसका हो गया स्ट्रॉन्ग बहुत, इसका जो बीक था ये इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग बीक है, ताकि ये मिट्टी से ऐसे बढ़िया से निकाल पाए, राइट। तो इसको मैं कहूंगी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अडेप्ट होगी और इनके फीचर डिफरेंट दिखाई देते हैं। लेकिन मान ले मैंने ये ए वाली और ये बी वाली फिंचेस को एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रख दिया, ऐसे रख दिया और इनको छोड़ दिया, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ए एंड बी एक दूसरे के साथ कैन इंटरब्रीड, ये एक दूसरे का सेक्स करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। इनमें अभी भी पॉसिबिलिटी है, मतलब इनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बीक मॉडिफाई हुई है, मे बी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, लेकिन इनका भी सेक्सुअल सिस्टम पूरी तरीके से मॉडिफाई नहीं हुआ। तो कंप्लीटली न्यू स्पीशीज, मतलब बिल्कुल अलग टाइप की स्पीशी नहीं बनी है। तो ऐसी वाले फिनोमिना को हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन। समझ आई बात? मांशु तुम से पूछ रही हूँ, समझ आई? बता तो आगे चलूं। ओके, अब आती है Yes, ma'am. डाइवर्जेंट। ओके, अब आती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो अगर ये अडेप्टिव थी तो डाइवर्जेंट क्या थी? बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब सिंपली है कि बहुत टाइम तक अडेप्टिव रेडिएशन चलती रही, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर तो यहाँ भी थे, कॉमन एंसेस्टर तो यहाँ भी थे, लेकिन ये इवोल्यूशन इतने सालों तक चली है कि इससे अब जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है ना, ए एंड बी, वो एक दूसरे से इतना डिफरेंट है कि वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कैन नॉट इंटरब्रीड। तो इसको मैं कहूंगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है, अब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पहचानता ही नहीं है, ऐसे वर्ड, ठीक है। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। जैसे कि एक बैट है और एक ह्यूमन है, तो दोनों के 4 आर्म का अगर हम एनाटॉमी स्टडी करें तो है तो सेम ही, लेकिन बैट के साथ ह्यूमन और ह्यूमन के साथ बैट कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशी बन गई है, इररिस्पेक्टिव दोनों मैमल्स है। तो इसको मैं कहूंगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इतने ज्यादा डाइवर्ट एक दूसरे से कि अब एक साथ नहीं आ सकते। अब समझ आई? Yes, ma'am. जो हिप बोन का रीजन होता है ना बेटा, हिप बोन का रीजन आंचल, उसको कहते हैं। तो जो Yes, ma'am. वर्टिबल कॉलम होती है ना हमारी, उसकी लास्ट हड्डी होती है ना, उसको भी कहते हैं, क्योंकि वो हिप बोन के बीच में आती है ना, इसलिए। Yes, ma'am. ओके, अब इसके एक और एग्जांपल है मार्सुपियल, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से मैंने यहाँ लिखा है, जिनको फिर भी नहीं समझ आया जो मैंने अभी बोला अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, आई रिक्वेस्ट यू एक बार घर पे बैठ के तसल्ली से पढ़ना, उसके बाद मुझे बताना अगर तुम्हें तब भी समझना है, ठीक है। तो आज पढ़ना, कल मैं दोबारा पूछूंगी। चलो, सो व्हेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स टू लिव इन एन सेम एनवायरनमेंट, दे बिकम लिटिल सिमिलर। देखो, मान लो कोई इसका कोई अलग एंसेस्टर है, एरो देखना, तुमको याद है मैंने बताया था ये एरो का मतलब होता है अलग एंसेस्टर। तो ये ए स्पीशीज है जिसका अलग एंसेस्टर है, और ये बी स्पीशीज है इसका भी अलग एंसेस्टर है, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया है कि वो कहाँ रहेंगे, पेड़ों के ऊपर, ठीक है। दोनों ने डिसाइड किया है आर्बोरियल चीजों को, दोनों पे जब रहने लग गए ना, तो इनमें कुछ फीचर सेम हो जाएंगे। देखो, अगर उसको पेड़ों पे रहना है और उसने बोला कि वो आसमान को एक्सप्लोर करेगा, तो दोनों में एक चीज कॉमन होगी, क्या कैरेक्टर उनके क्या सेम चीज होंगे। कॉमन होगी? जो कुछ कैरेक्टर सेम होंगे ना, जो आसमान में रहना चाहते हैं और पेड़ों पे सोना चाहते हैं, तो उनमें क्या कैरेक्टर सेम होगा? फॉर एग्जाम्पल
एक चीज होगी मैम उनके पास, पंख हो जाएंगे। हाँ उनके पास विंग्स होंगे, राइट। तो चाहे एक किसी भी एंसेस्टर से आया है, किसी भी ग्रुप से आया है, इसके पास भी विंग्स है और भाई इसके पास भी विंग्स है, एनाटॉमी अलग हो, क्या फर्क पड़ता है। तो दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहने लग जाते हैं ना, तो थोड़े थोड़े सिमिलर दिखने लग जाते हैं। लेट्स से सम मार्सुपियल्स, अच्छा अब तुमको पता है मैमल्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। मैमल याद है, मैमेलिया। तो मैमल्स भी 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, अगर तुमको थोड़ा सा भी एनिमल किंगडम याद है। क्या नाम है इनके, पता है? प्रोटोथेरिया, सुना है? हमें थोड़ा तो रिस्पॉन्स दो। प्रोटोथेरिया एक ग्रुप है, फिर आता है हमारा कौन सा, मार्सुपियल्स, और फिर आते हैं यूथेरियास। हम किस में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में? अरे एनिमल किंगडम तो बेटा नजर न लगे, इतना खराब है तुम्हारा। प्रोटोथेरिया मोस्टली होते हैं आंट ईटर्स, या आंट ईटर्स होते हैं। मार्सुपियल्स में, या मार्सुपियल का एग्जांपल तो पता होगा, कैंगरू, कंगारू नहीं कैंगरू। और यूथेरियंस होते हैं हम, ह्यूमंस। ओके, तो ये मैमल्स के 3 ग्रुप है। ओके, तो अब वो देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस एग्जांपल में। ये कह रहे हैं लेट्स से सम मार्सुपियल डिसाइडेड टू बी आर्बोरियल एंड सो डज सम मैमल, दे बोथ हैव सेम सिमिलैरिटी। वो कह रहे हैं कि कुछ मार्सुपियल ने, लेट्स से ए ने डिसाइड किया कि वो भी रहेगा पेड़ों की तरफ, ठीक है, और कुछ मैमल्स ने भी डिसाइड किया, ये यूथेरियास ने भी डिसाइड करा कि वो भी रहेंगे पेड़ों की तरफ। तो इनमें कुछ फीचर एक जैसे हो जाएंगे ना, क्योंकि वो एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। सही है गलत? ये मैम हो जाएंगे ना, हाँ। बस एक जनरल बात की उन्होंने, some example to explain this। चलो फिर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी में पिक्चर देख रहे हो ये मैम मैम तो एनसीईआरटी की निकालना है जरा। एनसीईआरटी पिक्चर के नीचे क्या लिखा है? एनसीईआरटी मेरे पास यहाँ नहीं है। picture showing convergent evolution of Australian marsupials and placental mammals। चलो तूने बता ही दिया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है, आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? ये सर्कल बनाया है मैंने, तो मैं एरो क्या बनाऊं, सर्कल से बाहर जाता हुआ या सेंटर में आता हुआ? आता हुआ सेंटर में आता हुआ, हाँ। वो यही कह रहे हैं कि देखो ये रहा ए स्टैंड फॉर प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल कौन से हैं? ये यूथेरिया, इनको कहते हैं प्लेसेंटा वाले, होते हैं। तो प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, मार्सुपियल कौन से? पीछे वाले मार्सुपियल। तो इसको मैं बी बोल रही हूँ और इसको मैं ए बोल रही हूँ। वो कह रहे हैं ए और बी के कुछ मेंबर्स हैं जो एक ही तरीके के एनवायरनमेंट में रहने लग गए, इसमें इसलिए उनमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी दिखने लगी है, ठीक है। तो उन्हीं सिमिलैरिटी को एनसीईआरटी इस डायग्राम में एक्सप्लेन करती है। वो डिटेल में नहीं जाती है, तुमको नहीं जाना है, तुमको याद क्या रखना है कि कौन किसका एग्जाम्पल है, कौन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में। तो याद रखना, प्लेसेंटल मैमल लेफ्ट कैटेगरी में लिखे, मार्सुपियल्स राइट में लिखे हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा, प्लेसेंटल का एग्जाम्पल है मोल। तो मोल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है मार्सुपियल मोल के साथ। तो तुम मोल से मोल याद रख सकते हो, ये मैम मतलब मैम। मार्सुपियल मोल और मोल में सिमिलैरिटी होगी। क्या सिमिलैरिटी होगी, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस वो तुमसे कंपैरेटिव पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आंट ईटर याद रख सकते हो। देखो जो सिंपल नाम है ना वो प्लेसेंटल मैमल के होंगे, जो थोड़े वियर्ड से नाम है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के होंगे, तो तुमको ऐसे भी याद रह जाएगा। तो देखो जो आंट ईटर है वो नॉम्बैट से मिलता जुलता है, नॉम्बैट इज आंट ईटर। जो आंट ईटर होते हैं ना उनकी नाक ऐसे बड़ी सी होती है, क्योंकि ना उनको वो खानी होती है, क्या कहते हैं, आंट्स खानी होती है, तो मिट्टी में ऐसे मुंह डालना पड़ता है उनको, ठीक है। तो आंट ईटर और नॉम्बैट एक दूसरे की तरफ फीचर दिख रहे हैं, देख रहे हो तुम, उनके नाक एक जैसी दिख रही है, बीक लाइक, करेक्ट। माउस प्लेसेंटल है, तो मार्सुपियल माउस भी माउस की तरह ही दिखाई देता है, काफी हद तक सेम होते हैं। लेमर और स्पॉटेड कस्कस, अब स्पॉटेड कस्कस थोड़ा तुम्हें अलग एग्जांपल लिखेगा, स्पॉट्स होंगे उसके ऊपर। लेमर और स्पॉटेड कस्कस काफी हद तक एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये तुमको थोड़ा रटना पड़ेगा। ओके, ये कन्वर्जेंट तुम्हें कौन ऐसे आ सकता है, लेमर एंड स्पॉटेड कस्कस आर एग्जांपल्स ऑफ
कन्वर्जन इवोल्यूशन, डाइवर्जन इवोल्यूशन, तो तुमको वहां से याद करना है कि कन्वर्जन में पढ़े थे, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वायरल जो पेड़ पे रहती है, फ्लाइंग फ्लेंजर्स ये भी पेड़ों पे रहते हैं, तो इनके देखो ऐसे लग जाते हैं, विंग जैसे बन जाते हैं दोनों के केस में, बड़े क्यूट लगते हैं ये फ्लाइंग फ्लेंजर्स, तो बड़े क्यूट लगते हैं फ्लाई करते हुए। बॉम्ब कैट और टेस्मेनियन टाइगर कैट ये भी एक जैसी होती है काफी हद तक। वुल्फ और टेस्मेनियन वुल्फ ये भी काफी हद तक एक जैसे होते हैं, तो याद रखना प्लेसेंटा वाले थोड़े नाम इजी थे और जो हमारे पास मार्सुपिल्स थे उनके नाम थोड़े डिफरेंट है। और ये जो चार्ट है वो तुमको बता रहा है कन्वर्जन इवोल्यूशन की, ये दो ऑर्गेनिज्म दो अलग इंसेस्टर से मिलते हैं, ये दोनों ऑर्गेनिज्म अलग इंसेस्टर से आ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ फीचर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनमें हो रही है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। गॉट इट? Yeah, ma'am. ठीक है, गुड। तो एनसीईआरटी में कर लेना। सो ऑल द अबव पिक्चर्स शोड यू व्हाट, विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन? कन्वर्जेंट Ma'am, एवोल्यूशन। convergent. कन्वर्जन है ना। अब देखो अभी मैंने तुमको पढ़ाया ना, तो तुम अभी तो मुझे आंसर दे दोगे, लेकिन अब तुम पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद अगर ये आंसर दे पाते हो ना, देन तुमको याद हुआ है, अदरवाइज तुम भूल गए हो। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन करो तो नेक्स्ट डे करो, ठीक है। ओके डन। किसी को कोई डाउट No, ma'am. नहीं? चलो फिर। अरे अरे कहाँ कहाँ चली गई मैं? आओ भाई, आज मैं तुमको पढ़ाती हूँ फिर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हार्डी वैंगबर्ग इक्विलिब्रियम। सुना किसी ने? मैम मैम? क्या मैम? पूरा बोल। अरे सुना है हार्डी और वैंगबर्ग का नाम? कम ऑन, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करी इसने 12th ग्रेड में? करी है। करी है ना? काफी होगी करी होगी। नो अच्छा नहीं सुना है नाम? ये जो नहीं सुना है नाम बेटा, तुम कहो तुम हिम्मत है वैसे तुम्हारी, इवोल्यूशन बिना हार्डी वैंगबर्ग पे करा है। फोन आ गया, फोन आ गया, उठाइयो मत। पढ़ा रही हूँ मैं, उठाइयो मत। हाँ कौन है ये? शायना, शायना बेटा फोन ना उठाइयो, पाप लगेगा तुझे। तो इवोल्यूशन में आज हम करेंगे हार्डी वैंगबर्ग, ठीक है। आधा आज होगा आधा कल होगा, ऑब्वियसली ऐसे ही चल रहा है। चलो हार्डी वैंगबर्ग, डू यू रिमेम्बर द लास्ट सेशन? कॉन्सेप्ट याद है तुमको लास्ट सेशन के जो कल करवाया था? एनालॉगस होमोलॉगस। Yeah, ma'am. ओके ठीक है, आज रिकॉल नहीं करते क्योंकि अभी दूसरे चल रहे हैं। चलो हार्डी वैंगबर्ग के बारे में दो चीजें जान लो। पहली चीज कि उन्होंने अपना काम पब्लिश किया था 1908 में। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन मैंने बहुत ज्यादा बुक्स में ये देखा मेंशन, तो मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे, कहीं बाई चांस आ जाओ तुम मेरे गले पड़ जाओ। हार्डी वैंगबर्ग क्या क्या रहे थे, किसी को पता है? No, ma'am. बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। अच्छी बात है, नहीं पता मैं शुरू से बता सकती हूँ ना। देखो हार्डी वैंगबर्ग में तुमको याद करना है उनके अजम्पशंस क्या है, क्या कह रहे थे, फिर हमें तुम्हें ऐसे फैक्टर्स याद करने हैं, फैक्टर जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, दैट डज नॉट फॉलो देम, डज नॉट फॉलो देयर अजम्पशन, ठीक है। बस ये दो चीजें तुमको करनी है, और इसके अलावा इनके दो फॉर्मूलाज है, ओके। दो फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आता है, एक्चुअल में आता है, और न्यूमेरिकल एक्चुअल में इजी होता है इनका, इनका न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता, बस तुमको सॉल्व करने का पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। ये मैम। Yeah, ma'am. चलो बेसिक बेटे, क्रोमोसोम। लेट्स से ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसके पास ये वाला क्रोमोसोम तुम्हें कहाँ से मिला होगा? ये देखो ये हमारी टॉमी का क्रोमोसोम है ये, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 एक आया होगा मम्मा से और एक आया होगा पापा से, करेक्ट? Yeah, करेक्ट ma'am. है ना। अगर यहाँ पर जीन है, अगर यहाँ पर एक जीन है हेयर कलर के लिए, तो एग्जैक्टली सेम लोकस पे, लोकस मतलब पोजीशन, तो सेम लोकस में यहाँ पे भी हेयर कलर का जीन होगा, ठीक है। यही होता है हमेशा इन ऐसे क्रोमोसोम जो एक दूसरे के सामने पड़े हैं और दोनों के पास सेम पोजीशन पे सेम वाला जीन पड़ा है, ऐसे वाले क्रोमोसोम को हम क्या बनाते हैं? दोनों को होमोलोगस। वेरी गुड, होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे आओ, तो ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो लोकस का क्या मतलब होता है? लिख लो कहीं पे, लोकस मतलब पोजीशन ऑफ जीन, लिख लो, काम आएगी ये आगे। कोई जल्दी नहीं हमें हार्डी वैंगबर्ग पढ़ने की, ओके। पहले हम बेसिक समझेंगे वो कहना क्या चाहते हैं, तो बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं, एक लाइन में समझ आ जाएगी, पर पहले ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है। पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम को, अब हम जीन किसको बोलते हैं? अगर मैं जीन बोलूं तो किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बोलते हैं ना,
न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी डीएनए में, जिससे एमआरएनए बनेगा और उससे प्रोटीन बनेगा, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीन। ओके, कैरेक्टर किसको बोलते हैं? कैरेक्टर होंगे जैसे लाइक हेयर कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, और हाइट एक कैरेक्टर है, राइट। तो कैरेक्टर ये होता है। अच्छा, वाह, कैरेक्टर का स्पेलिंग कर लेता है, लिखते लिखते पता नहीं चलता। एक सेकेंड, कैरेक्टर, राइट, कैरेक्टर इसको बोलते हैं। समझ आया अभी तक क्या बोला मैंने? Yeah, ma'am. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, जिसको नहीं पता कोई चक्कर नहीं है, हमें मेंटल का चैप्टर थोड़ी करना है, राइट। तो फिर एलील किसको बोलते हैं? Alternating form. टू डिफरेंट कैरेक्टर सॉरी, टू डिफरेंट, हाँ कैरेक्टर में बोल सकते हैं हम, कैरेक्टर ऑफ वन जीन, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है, एग्जाम्पल दे दूँ तो, कि कैरेक्टर क्या है मेरे पास? हाइट, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये एक और क्रोमोसोम है, और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इस वाले क्रोमोसोम में हाइट का फीचर है टॉल, और इस वाले क्रोमोसोम में हाइट का फीचर है हमारे पास लेट्स से डॉर्फ, ठीक है। तो दो डिफरेंट फीचर आ गए ना, जीन तो एक ही है, ठीक है, हमारे पास कैरेक्टर भी एक था, लेकिन उसके दो फीचर अलग आ गए, तो हम फीचर वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब किसी कैरेक्टर, टू डिफरेंट कैरेक्टर आ जाए, या फिर हम कहते हैं एक ही जीन है लेकिन वो दो डिफरेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रही है, तब हम उनको बुलाते हैं एलील, ठीक है। तो टॉल एंड डॉर्फ आर एलील। समझ आई ये बात? Yeah, ma'am. मैम। Yeah, लिखो, ma'am. फिर उसको लिखो, लिख लो इसको, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे बायो में काम आ ही जाएगा। मैम एक बार एलेल के बाद दोबारा समझाना। ठीक है, लिख ले, बता देता हूँ। हो गया? Yes, ma'am. ओके, बेटे सुन, ये देख, इधर आजा, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ओके। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पर जो होगा उसका जीन भी यहीं पर होगा, सेम जीन होंगे। तो ये मेरा जीन नंबर 1, इधर भी मेरा जीन नंबर 1 है, ठीक है। तो ये जो जीन नंबर 1 है, ये है जीन मेरा हाइट के लिए, तो मैं इसको सिंपली बुलाऊंगी हाइट का जीन है, जीन नंबर 1 हाइट का जीन है। लेकिन ये मेरी मदर से आया है और ये मेरे फादर से क्रोमोसोम आया है, तो पर प्रॉब्लम ये होगी कि जो मदर से क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसमें जो जीन नंबर 1 है ना, वो हाइट कह रहा है कि बच्चे की होनी चाहिए टॉल, लेकिन जो फादर से क्रोमोसोम नंबर 1 मिला है मुझे, उसमें जो जीन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि बच्चे की हाइट तो ड्वार्फ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, जीन तो सेम है, लेकिन दोनों कैरेक्टर वो अलग दे रहा है। तो when one gene have two different character, तो मैं ऐसी जीन को, मैंने ये नहीं बोलूंगी जीन नंबर 1, मैं उसको बोलूंगी एलील है ये, कि ये जीन नंबर 1 के 2 एलील है। एक एलील जो है वो कह रहा है टॉल कैरेक्टर होना चाहिए, एक एलील कह रहा है डॉर्फ हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो जीन तो एक ही है जो हाइट के लिए कोड कर रही है, एक ही कैरेक्टर के लिए कोड कर रही है, लेकिन कैरेक्टर अलग अलग है। तो जब एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉरी एक ही जीन के दो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर आए, तो उसको एलील कहते हैं। समझ आई? यस मैम। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर बच्चे की हाइट क्या होगी? कौन डिसाइड करेगा? मैम टॉल होगी। कैसे पता? डोमिनेंट करेगा डिसाइड। तो डिसाइड करेगा, हाँ, एलील दो टाइप की होगी, एक होगी डोमिनेंट, एक होगी
रिसेसिव या फिर दोनों डोमिनेंट हो सकती है, दोनों रिसेसिव भी हो सकती है, राइट। करेक्टर कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा बच्चे को करेक्टर होगा? जो सी एलील डोमिनेंट है वो करेक्टर होगा, ओके, राइट, या मैम Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तो रिमेंबर द नंबर ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी। अब मान लो जो हार्डी विंगबर्ग का कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलेशन पे लगता है। बेटा पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन क्या होती है? Per unit area. दोबारा बोल, पूरा नहीं सुना। मैम किसी एरिया में कितने इंडिविजुअल हैं सेम स्पीशीज के? हाँ, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन पर यूनिट एरिया, वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा अगर ये एक ही स्पीशीज के हैं, ठीक है, वन स्पीशी, तो क्या ये इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में? दे कैन प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, या मैम Yeah, ma'am. yes, can interbreed, right? They can interbreed and they are present in one area, one defined area, जिसकी बाउंड्री मुझे पता है, डिफाइंड एरिया, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। इसलिए कभी तुम देखते हो हमेशा जो स्टडी होती है पॉपुलेशन स्टडी होती है, जैसे हाउ मेनी फीमेल्स आर एजुकेटेड इन केरला, हाउ मेनी मेल्स आर एजुकेटेड इन बिहार। तो हम लोग पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करते हैं, तो सेम स्पीशी को स्टडी करते हैं इन ए पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया, राइट। पॉपुलेशन क्लियर? Yeah, ma'am. ठीक है, ओके। तो देखो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो अगर ये पॉपुलेशन है, इधर ही आ जा, अगर ये पॉपुलेशन है मैं इसको उठा लेती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे हाइट की बात कर लेती हूँ, चलो इस पूरी पॉपुलेशन में हाइट की बात कर लेती हूँ, तो कितनी हाइट तरीके की हाइट पॉसिबल हो सकती है? ह्यूमन में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं तुमको दिखेगी, राइट। तो तकरीबन 3 तरीके की हाइट पॉसिबल हो सकती है, या तो यहाँ पे डॉर्फ होंगे, यहाँ पे बहुत टॉल होंगे, और यहाँ पे मीडियम हाइट के होंगे। और हमने जनरली देखा है नेचुरल सिलेक्शन इसको फेवर करती है, मीडियम हाइट को, राइट। तो ये एलील हो गए हाइट के, टॉल, डॉर्फ और मीडियम, ठीक है। हमने 2 कैरेक्टर एक साथ पढ़ने हैं, तो लेट्स से हम टॉल और मीडियम की बात करेंगे, ओके। तो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलील किसी पॉपुलेशन में जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो तुमको याद करना है कि बायो में मैं फ्रीक्वेंसी किसको कह रही हूँ? बायो में मैं फ्रीक्वेंसी बोल रही हूँ नंबर ऑफ एलील, नंबर ऑफ एलील, राइट। तो मेरे को खुद बताना, अगर 100 इंडिविजुअल्स है, ओके, एंड मुझे पता है 1 इंडिविजुअल में 2 एलील है, तो 100 इंडिविजुअल में कितनी एलील होगी? 200. 200 एलील। तो मैं इसको पता है कैसे लिख सकती हूँ? 200 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ma'am. वर्ड मतलब नंबर ऑफ एलील, ओके। तो ये नोट कर लो। क्या खेल रहा है भाई, इधर उधर फेंक रहा है सामान को, मैं क्या बोल रहे हो थाड़ धाड़। देख लिया फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ओके बेटा, समझ आ रहा है ना? Previous slide. स्लाइड अभी तक समझ आया क्या बात हुई है? या मैम एक्चुअली हम लोगों ने सेल एक साथ नहीं करा और मेंडल एक साथ नहीं करा ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है एलील वाला कॉन्सेप्ट समझाने में। ओए ओए ओए, क्या कर रही हूँ मैं? इसलिए जब सेल करेंगे तो बहुत अच्छे से, ये क्रोमोसोम वाली बात तो दिल में बैठ जाएगी एकदम इमोशनली। और जो बच्चे रिवीजन चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो रिवीजन चार्ट। मैं तुमको असाइनमेंट भेजूंगी ग्रुप में, जो रिवीजन चार्ट कर रहे हैं ना वो उसी हिसाब से असाइनमेंट करेंगे। जिस दिन तुमने PYQ करने हैं उस दिन कोई थ्योरी नहीं पड़ेगा उस चैप्टर की, वो सिर्फ PYQ करेगा बिना थ्योरी पढ़े। फिर देखना तुमको पता चलेगा तुम्हें एक्चुअल में कितना आता है, तब असाइनमेंट करना वो, ओके। मैं भेजूंगी तुम्हें। चलूं आगे? या मैम ओके, ये पॉइंट लिख लो। अब हार्डी विंगमन ने एक पहला फॉर्मूला दिया, अभी हमने उसको कॉन्सेप्ट नहीं करा, मैं इसमें बता देती हूँ। P का मतलब है डोमिनेंट फीचर, ठीक है, और Q का मतलब है रिसेसिव फीचर। व्हेन आई से फीचर आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एलील।
तो डोमिनेंट एलील को वो हमेशा ऐसे लिखता है, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी कैरेक्टर के लिए हो, वो कहता है जो भी डोमिनेंट है, चाहे हाइट के लिए, चाहे कलर के लिए, किसी मर्जी के लिए, उसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा और छोटे क्यू से मैं रिसेसिव फीचर को रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, पी एंड क्यू ये रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वैसे पी एंड क्यू का मतलब क्या होता है? पी एंड क्यू आर एलील्स ऑफ सम कैरेक्टर। अभी कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा है वो तुम्हें क्वेश्चन में बताया जाएगा। और हमेशा याद रखना है द सम ऑफ पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू इज ऑलवेज 1। ये बाय कन्वेंशन ऐसा ही है, इसको ऐसे ही याद करना है। तो ये पॉइंट लिख लो। नीट का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये बनता है इजी न्यूमेरिकल। कैसे? वो तुमको पी की वैल्यू देंगे, क्यू निकालने के लिए बोल देंगे, तो जो भी पी की वैल्यू उसके बेसिस पे तुम क्यू निकाल सकते हो। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा, अभी हम निकालेंगे भी। ठीक है, तो ये है उनका बेसिक फॉर्मूला। तो फिर लिख लिया? मैम। याद रखना, अभी तक मैंने समझाया नहीं है हार्डी विंगबर्ग का कॉन्सेप्ट, तो कोई ये मत सोचना समझ नहीं आया, मैंने समझाया ही नहीं। अब मैं धीरे धीरे ओपन कर रही हूँ इसे। ओके, ये क्वेश्चन इतनी जल्दी कैसे आ गया? ओके, इग्नोर करो इसको, आ गया हो। अच्छा, अब देखो, ये था अगर मुझे जानना है किसी पॉपुलेशन में कि डोमिनेंट एलील की कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो मैं पी की वैल्यू देख लूंगी। अगर मुझे जानना है किसी पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन में जो रिसेसिव फीचर है छोटी हाइट वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो क्यू की वैल्यू मुझे बता देगी। लेकिन अगर मैं ऐसा जानना चाहती हूँ कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, कि मतलब हाइट तो टॉल है, लेकिन अगर मैं जीन स्टडी करती हूँ तो इसका मतलब है, तुमको याद है मेंडल का क्लॉस, ऐसे वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस? यो मैम मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये, ठीक है। और ये कैपिटल टी रिप्रेजेंट टॉल हाइट ऑफ अ प्लांट एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट ड्वार्फ हाइट ऑफ अ प्लांट, करेक्ट? ऐसे ही होता था। अब इनको जो मैंने पेरेंट का क्रॉस कराया, तुम्हारे पास क्या निकलेगा? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, राइट? राइट, और ये बच्चा कैसा दिखाई देगा? टॉल। टॉल, राइट। टॉल लेकिन इसका जो जीनोटाइप है वो कैसा है? मिक्स। तो जो मिक्स जीनोटाइप होता है, मतलब जो जीन होते हैं मिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हेट्रोजाइगस। हाँ, हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस, राइट। तो ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब है सेम अल्फाबेट लिखना, और हेट्रोजाइगस का मतलब है डिफरेंट एलील होना, राइट। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे ना, दोनों जीन में टॉल होने के एलील थे, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वहाँ पे डॉर्फ होने के एलील थे। लेकिन जो बच्चे के बाद जो क्रोमोसोम आए हैं उसमें से एक में फीचर है कि टॉल हो और एक में फीचर है कि डॉर्फ हो, राइट। ऐसा लिखते थे हम। तो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब होता है सेम सेम अल्फाबेट सेम होगा। ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट। एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं हमें वो नहीं देखना, लेकिन दो अल्फाबेट एक साथ लिखते हैं हमने, उसको कहते हैं हम हेट्रोजाइगस, एक ही कैरेक्टर के लिए। इतनी बात क्लियर? यस मैम। हाँ, मैं हाइट की बात कर रही हूँ ना, यहाँ बस हाइट की बात करनी है। अब यहाँ पे कलर मत डाल देना, फिर वो डिफरेंट चीज होगी। ठीक है, इतना क्लियर ना? अब देखो, जो अभी पीछे हमने ये लिख लिया। मैम। अब जो हमने पीछे किया था, P प्लस क्यू का फॉर्मूला इक्वल्स टू 1, तो मुझे इससे ये तो पता चल जाएगा, अगर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ये मेरी पॉपुलेशन है और इसमें ऐसे इंडिविजुअल है। ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, कोई जल्दी नहीं है। नहीं समझ आएगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे इस पे, लेकिन इसको समझना अच्छे से, रट्टा नहीं मारना है। तो ये मेरी पॉपुलेशन है, ठीक है। कहाँ रहती है पॉपुलेशन? ये रहती है कैलाश नगर। फॉर सम रीज़न कैलाश मेरे दिमाग में आया, मेरे हॉस्टल का नाम था वैसे, कैलाश छात्रावास। सो ये कैलाश नगर में ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि डोमिनेंट एलील किसके पास है, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो मैं तो पी की वैल्यू से जान लूंगी। अगर मुझे जानना है कि रिसेसिव जीन किसके पास है, मैं क्यू की वैल्यू से जान लूंगी। लेकिन अगर मुझे हेट्रोजाइगस जानना है, अगर मुझे ऐसे इंडिविजुअल जानने हैं जिनके पास पी एन क्यू हो, तो फिर कैसे जानूंगी? पी तो मैं जान लूंगी पी इंटू पी करके, क्यू में जान लूंगी क्यू इंटू क्यू करके। मैं पी क्यू कैसे जानूंगी? ऐसा तो फॉर्मूला में कुछ है ही नहीं। तो पी क्यू हेट्रोजाइगस को जानने के लिए जो हार्डी विंगबर्ग थे, उन्होंने दूसरा लॉ दिया, उन्होंने दूसरा फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला है पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। इधर भी 1 आता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि किसी पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस कितने हैं, तो हम इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ हार्डी वाइंग। इतनी सी बात समझ आई कि क्या किया अभी हमने? ये मैम मैम दोबारा समझा दो। अच्छा, ये एक बार नोट कर ले, बताती हूँ।
Done, ma'am. डन। अच्छा, इधर आ बेटा, ये देख, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है, इंडिविजुअल से और कुछ नहीं है। ओके, तो लेट्स से मैंने डी वाला इंडिविजुअल निकाल दिया, डी का नाम रख लेते हैं हम अमूल, अमूल नाम का कोई लड़का है, ठीक है। तो इसके पास हाइट के लिए 2 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, एक मम्मी से मिला है, इसको पापा से मिला है। तो एक क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर फीचर है कि हाइट टॉल हो, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी फीचर है टॉल हो, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा होमोजाइगस टॉल, इसको देख के कि ये होमोजाइगस टॉल है, राइट। इतना सुना, वही समझ आया कि नहीं? Yes, ma'am. अब मैंने ए इंडिविजुअल निकाल लिया, लेट्स से ये थी कृति, ठीक है। कृति के क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया तो वहां पे मुझे मिल गया, इसके पास है एक जीन ड्वार्फ का था, एक जीन ड्वार्फ का था, तो हाइट कैसी निकली इसकी Q1Q, तो ये होगी होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो यार ये तो मैं इस फॉर्मूला की मदद से भी निकाल लेती, पी एन क्यू का सम कर लेती, मैं पी को लिख लेती पी स्क्वायर, क्यू को लिख देती क्यू स्क्वायर, तो मुझे पता चल जाता पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट कौन है, होमोजाइगस रिसेसिव कौन है। अगर मैं साइंटिस्ट हूँ तो मुझे पता करना है, वो तो मैंने पता कर लिया। दिक्कत ये है मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ इनमें से कितने इंडिविजुअल है जिनके पास एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर पी है, टॉल होने का जीन, और एक क्रोमोसोम है जिसके पास ड्वार्फ होने का जीन है। अब ये जो पहला वाला फॉर्मूला था उस फॉर्मूला की मदद से तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, हेट्रोजाइगस की तो वो बात ही नहीं कर रहा, तो इसलिए हार्डी विंगबर्न ने एक और फॉर्मूला दिया जिसे हम कहते हैं पी स्क्वायर 2pq एंड क्यू स्क्वायर। तो 2pq हमें बताता है कि हेट्रोजाइगस है कितने पॉपुलेशन में। अगर मैं पी एंड क्यू की वैल्यू मुझे पता है तो मैं हेट्रोजाइगस निकाल सकती हूँ, ठीक है। बस ये कह रहा है ये, सही। Okay, ma'am. अगर नहीं समझ आए तो दोबारा बोल सकता है, ऐसा नहीं मैंने बता दिया तो तेरे को समझ आई जाएगी, पक्का समझ आया? Yes, ma'am. अच्छा, उतार लिया। बेटा हेट्रोजाइगस रिसेसिव पॉसिबल तो नहीं है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ही होगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस में अगर कैपिटल कैरेक्टर है ना तो फिर वही डोमिनेंट होगा। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन कराती हूँ सिमरन, फिर तुम देखना तुमको तब समझ आएगा, ठीक है। चलो आगे, ये मैम। ठीक है, आ जाओ। अब बनता है ये क्वेश्चन, देखो, व्हाट इफ यू वांट टू नो अबाउट हेट्रोजाइगस एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो जब भी तुम्हें हेट्रोजाइगस क्वेश्चन के अंदर आएगा ना तो तुमको पता चल जाना चाहिए कि तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर वो सिर्फ तुमसे डोमिनेंट और रिसेसिव पूछ रहा है तो तुमको दूसरे वाला फॉर्मूला लगाना है P+Q। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ये वाला पॉइंट लिख लो, ठीक है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, Q के आगे क्या लिखूं मैं, Q क्या होता है, रिसेसिव। अगर 2 Q है तो उनको क्या बोलेंगे हम, होमोजाइगस रिसेसिव। और PNQ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस, हाँ वैसे डोमिनेंट होता है पर ना कहीं पे मेंशन नहीं करते, तो हम वैसे ऐसे हेट्रोजाइगस लिख लेते हैं, ठीक है। कभी कभार ना ऐसा फॉर्मूला आता है, वो पूछते हैं 2pq स्टैंड्स फॉर व्हाट, लिटरली ऐसा फॉर्मूला आता है, तुमको अगर मीनिंग पता है तो तुम लिख पाओगे ना, तो इसलिए हर लाइन हार्डी विंगबर्न में इंपॉर्टेंट है। याद रखना जैसे ही क्वेश्चन में आगे हेट्रोजाइगस मतलब वो तुमसे सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करने को कह रहे हैं, ओके। हिम्मत मत हारना, जाना नहीं। एक क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं इसका, करे क्वेश्चन, यस मैम, ये मैम। ठीक है भाई, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन लगाते हैं, लेट्स डू इट। क्वेश्चन है अ जीन लोकस हैज 2 एलील, ठीक है। तो ये रहा जीन, ये है क्रोमोसोम, ये इसके लोकस है जहाँ पे उसे 2 एलील मिल रही है, एक रिप्रेजेंट कर कैपिटल ए और एक यहाँ पर है छोटा वाला ए, ठीक है। कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट, ठीक है, और छोटा वाला ए स्टैंड फॉर रिसेसिव। अब हार्डी विंगबर्न के अकॉर्डिंग डोमिनेंट को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, MP. पी। पी, तो ए से वो पी की वैल्यू बता रहा है और छोटे वाले ए से क्यू की। देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.4, देखो वो कभी भी पी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील
इज 0.4, तो डोमिनेंट एलील हमें ए से रिप्रेजेंट करनी है, राइट? तो वो कह रहा है पी की फ्रीक्वेंसी है 0.4. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, होमोजाइगस डोमिनेंट. होमोजाइगस डोमिनेंट को कैसे लिखूं? होमोजाइगस है तो दो अल्फाबेट्स में P. होंगे, तो मैम PP. कैपिटल पी, कैपिटल पी. उसके बाद हेट्रोजाइगस को कैसे लिखूं? PQ. और होमोजाइगस रिसेसिव को? मैम QQ. हाँ, तो इस क्वेश्चन में वो तीनों पूछ रहा है, ठीक है? ये तीनों बताओ. जब तुम्हारी हार्डी विंगबर की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे. आज थोड़ा टाइम, तो हमें पता क्या है? सिर्फ पी. तो पी के बेसिस पे तो मैं इतना नहीं निकाल पाऊंगी, तो क्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं पी के बेसिस पे. पी प्लस Yes, क्यू इक्वल्स टू ma'am. 1 के बेसिस पे निकाल सकते हो. कैसे Yes, ma'am. निकालोगे? पी की जगह लिख दो 0.4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, है ना? क्यू यही रह जाएगा 1 माइनस 0.4. सो 1 माइनस 0.4 कैसे होगा? 0.6. 0.6. 0.6. कैसे आया? Yes, sir. 1.0 0.4, 10 में से 4 के कितने होते हैं? 6. 6. है ना? तो ये कट के 0 हो गया था, तो 0.6 ऐसे आ गया 0.6. तो 0.6 Yes, ma'am. हमारी वैल्यू है क्यू की, राइट? चलो, तो मुझे मिल गया पी. नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, तो पी बताना कितना था? 0.4. और क्यू? 0.6. 0.6. ठीक है. अब मुझे क्या ढूंढना है? पी स्क्वायर. अब मुझे ढूंढना है होमोजाइगस. देखो, जब इन्होंने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बोल दिया, मतलब मुझे सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है. सेकंड वाला फॉर्मूला कौन सा है? PQ plus 2 PQ plus Q square is equal to 1. Plus 1. इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला है मेरा, राइट? Yes, चलो, फिर ma'am. मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू अगर लगानी है तो कैसे निकालूंगी? पी इज 0.4 इंटू 0.4, ऐसे करते हैं, करेक्ट? Yes, ma'am. बाकी Yes, सब ma'am. ऐसे लिख दो. बाकी सबको तुम्हें पूरा एडिशन नहीं करना, ठीक है? छोड़ दो बाकियों को. तो 0.4 इंटू 0.4 कितना होता है? 1.4 1.6. पक्का बता भाई. Zero 0.16. एक काम करो, जरा चैट बॉक्स में लिखो. ये तुम 2-3 बच्चे आंसर दोगे, बाकियों का नहीं पता चलेगा मुझे. चैट बॉक्स में बताना 0.4 इंटू 0.4. हाँ, वेरी गुड, गुड. इट इज 0.16. ठीक है, तो मुझे पहला आंसर मिल गया. पीछे जाकर लिख देती हूँ. पी स्क्वायर वुड बी 0.16. पहला आंसर मिल गया. चलो, ऑप्शन में तुम्हें आंसर दिख जाएंगे. अच्छा, अब दिखा लेते हैं क्यू स्क्वायर. तो क्यू की वैल्यू क्या है? 0.6 इंटू 0.6. 0.6 इंटू 0.6 वुड बी 0.36. 0.36, करेक्ट? तो 0.36 मुझे मिल गया. ये होमोजाइगस रिसेसिव 0.36. अब मुझे लगाना है हेट्रोजाइगस. ये है जनरली क्वेश्चन में ना, तुमसे हेट्रोजाइगस की वैल्यू पूछते हैं और इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं. अब देखो क्या गलती होती है. तुम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हो 0.16. ये नहीं है फॉर्मूला. देखो 2 इंटू पी इंटू स्क्वेयर. पी क्यू साथ लिखा है ना, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है. तो 2 इंटू पी की वैल्यू लिखनी है. पी की वैल्यू क्या है? 0.4. 0.4. 0.4 है, 0.16 नहीं है. ओके, देन इंटू क्यू 0.6. तो व्हाट वुड बी द आंसर? 0.48. 0.48. ठीक है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉमन मिस्टेक बता रही हूँ जो आती है बच्चों की, इसको मल्टीप्लाई करके वो 2 से इंटू करना भूल जाते हैं. ऐसा मत करना. दूसरी गलती आती है, पी स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं पी की जगह. तो ये छोटी मोटी गलतियां मत करना. तो आंसर वुड बी 0.48. मैं लिख देती हूँ, आंसर वुड बी 0.48. ये रहा आंसर. ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, जो भी देखने में लेंदी लग रहा है पर प्रैक्टिस करने से ईजी हो जाता है. ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन. लिख लिया सबने? Yo, ma'am. ये उतार लो जिसने नहीं उतारा. आई थिंक टाइम हो गया होगा, अभी है 5 मिनट. पक्का डन? दिस वाज द क्वेश्चन. इसमें सारे थे. तुमसे जर्नली ना कोई एक चीज पूछते हैं, और जर्नली हेट्रोजाइगस पूछते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है. तो इसको प्रैक्टिस करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है. जो सी भी बुक उठाओ, जहां पर भी तुम्हें न्यूमेरिकल दिख जाए हार्डी विंगबर का, लगा डालो.
ये दो ही फॉर्मूला लगता है। तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं भी आता कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल निकल गया है ना, बस बात खत्म। न्यूमेरिकल की सबसे अच्छी बात यही होती है, तुम्हें आंसर मिल गया, आंसर सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको मतलब भी बताओ उसका। राइट, गॉट इट। या मैम। Yes, तो ma'am. तुम चाहे तुम जो मर्जी रिवीजन कर रहे हो, जोन सी मर्जी बुक है तुम्हारे पास, आज कम से कम सोने से पहले 5 क्वेश्चन लगा के सोना हार्डी विंगबर के, और जिससे क्वेश्चन नहीं होगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब जिनके पास नंबर नहीं है अभी भी, अरे ये मानसून की जा रहा है, जिसके पास नंबर नहीं है अभी भी वो ले लो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, वॉइस मैसेज पे बता दूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इन केस तुमसे नहीं हुआ तो, ओके। और कभी कभार हमारा आंसर सही होता है, पीछे आंसर की में गलत आंसर पे टिक होता है, तो एडजस्ट नहीं कर लेना होता कि बुक वालों को पता होगा ज्यादा से, ऐसा कुछ नहीं है, मिस प्रिंटिंग होती है। तो तुम्हारे पास सही आंसर है, बुक का आंसर से तुम्हारा कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहा, तो पूछो, टीचर से पूछो कि कैसे, ओके। काफी सारी बुक्स है जिनमें आंसर पीछे गलत दे रखे हैं, तो तुम भले खा मत खा लेना। ऑलराइट, चले आगे। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, कैसे हो? किसकी क्लास है मेरी क्लास के बाद? Physics. Physics. इतनी एनर्जी से तुमने बायो लगाई है, फिजिक्स में तो मर जाओगे। उठ जाओ। अब देखो, अब बात करते हैं हार्डी विंगबर क्या कह रहे थे। देखो, हार्डी विंगबर बड़ी प्यारी सी बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर पेरेंट्स है, ये रहे पेरेंट्स, ठीक है, प्यारे से पेरेंट्स है, नाम क्या रखे इनका, गीता और राम, ठीक है। गीता और राम पेरेंट्स है, ये रे मम्मी ये रे पापा। गीता और राम के पास जितने भी जीन्स है, कितने, वो कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23. 23. 23 पेयर है, और उनके ऊपर जीन होंगे अपने अपने, ठीक है, 23 पेयर है। इनके पास जो भी जीन है ना, जिस भी फीचर के जीन है, जो भी कैरेक्टर है इनके पास, वो एज इट इज बच्चों में चला जाए। इनके 3 बच्चे हैं, लेट्स से, ठीक है, राइट, लेट्स से ईना, मीना, राजू, ठीक है। तीनों बच्चों के पास सेम क्रोमोसोम की है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं है। तो अगर इनके पास जो फीचर है एग्जैक्टली सेम फीचर बच्चों के पास गया है, कोई फीचर में चेंज नहीं है, तो जो भी एलील इनके पास थे, एलील सेम एलील यहाँ गए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमने तो मियोसिस पढ़ी है, हमने तो मियोसिस में देखा कि वेरिएशन होती है, कि पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ लेकिन मेरे कुछ ऐसे फीचर है जो मेरे माँ बाप से नहीं मिलते, इसी वजह से मैं बचपन में पिटी हूँ कि ये कहाँ से हरकतें सीख कर आए हो। वो वेरिएशन है, मेरी गलती थोड़ी है, मियोसिस हुई थी भाई। तो अब ये बात हम समझा नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं हार्डी विंगबर कि अगर पेरेंट के एलील बिल्कुल सेम हो बच्चों के अंदर, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम इन रिप्रोडक्शन, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है ना, एक ही पेरेंट की बात नहीं हो रही है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है एक एरिया के अंदर। तो कहते हैं ये जो पूरी पॉपुलेशन है, ये है पॉपुलेशन अंडर हार्डी वैंगबर इक्विलिब्रियम, हार्डी वैंगबर इक्विलिब्रियम। बच्चों और पेरेंट के एलील बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, तो उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं हार्डी वैंगबर इक्विलिब्रियम। समझ आई बात? ये उन्होंने कहा था। क्या लगता है ऐसा होता होगा? हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में ऐसा होता है। तो ये ना हमें और चीज़ों को पढ़ने में बहुत मदद करता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वो कह रहे थे, तो इसको सिंपल भाषा में लिख लो, पर ये पेपर में मत लिख कर आना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से लिखा है मैंने, तो इसे नोट कर लो। इसको और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। फिजिक्स की क्लास है ना, अभी सब नहीं आया। तो जो भी तुम हार्डी वैंगबर में पहले आता था, थोड़ी देर के लिए उसको साइड रख लेना और यहाँ पे स्टार्टिंग से समझना। वो सिंपली ये कह रहा है कि पेरेंट्स और बच्चों में जो एलील गया है ना, कोई फर्क नहीं है, कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वो है हार्डी वैंगबर इक्विलिब्रियम उस पूरी पॉपुलेशन में। एक एग्जाम्पल देके पूरा पॉपुलेशन बता रहा है वो तुमको। और अगर कोई भी चेंज आ गया तो मतलब हार्डी वैंगबर का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जैसे ही कोई वेरिएशन आती है, जो आती ही है ह्यूमन के केस में, तो हम कहते हैं हार्डी वैंगबर का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, वो हम पे अप्लाई नहीं हो पाता। क्लियर? भूल गई। क्लियर? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कोई ना।
चलो मैं शेयर करना बंद करती हूँ, सर आने वाले